हम लोगों ने कल जहाँ पे डिस्कशन ट्रायल्स के ऊपर ख़त्म किया था, मुझको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें कल अनक्लैरिफाइड रहीं, उनको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। मैं उसी से शुरुआत करके, आज वैसे मेरा सब्जेक्ट है डाउरी डेथ से रिलेटेड ट्रायल्स का, तो वो मैं 2 मिनट में बताता हूँ। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो अनक्लैरिफाइड रहीं उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक पॉइंट कल ये आया था कि सेशंस ट्रायल जो है वो 7 इयर्स एंड अबव इम्प्रिजनमेंट के केसेस में होता है। ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। एक्चुअली जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, समन्स ट्रायल और वारंट ट्रायल। जो समन्स ट्रायल हैं उनका प्रोसीजर दिया हुआ है 250 से 259 सीआरपीसी में, और जो वारंट ट्रायल्स हैं वो उनका प्रोसीजर दिया हुआ है 238 से 250 सीआरपीसी। उसके बाद एक कैटेगरी समन्स ट्रायल की ही और होती है, जो समन्स ट्रायल का मतलब है फॉर द ऑफेंसेस विद इन 2 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अप टू 2 इयर्स, 2 साल तक की सज़ा वाले समन्स ट्रायल हैं, एंड बियॉन्ड 2 इयर्स वारंट ट्रायल हैं। तो जो समन्स ट्रायल हैं 2 साल तक की सज़ा वाले हैं, उसी पे 260 से 265 में समरी ट्रायल्स भी कंडक्ट कर सकती है कोर्ट को। अगर लगे कोई पैटी ऑफेंस है, कोई ग्रेव ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए एक समरी ट्रायल की भी एक व्यवस्था है। और उस समरी ट्रायल के लिए थोड़ा सा उसका प्रोसीजर कट शॉर्ट होता है, ब्रीफ में रिकॉर्डिंग करके उसके जो है पॉइंट्स नोट करके, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपने कुछ फाइंडिंग देता है, गिल्टी या एक्विटल। और उसका एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसमें समरी, इफ़ ए ट्रायल इज़ गोइंग ए समरी ट्रायल, तो उसका पनिशमेंट 3 मंथ्स से ऊपर नहीं हो सकता, वॉट एवर बी दी ऑफेंस, अप टू 2 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन उसमें अगर ट्रायल किया जा रहा है, समरी ट्रायल में पर्टिकुलरली, तो जो पनिशमेंट अगर ग्रांट होगा वो 3 महीने से ऊपर नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब जो सेशंस ट्रायल की बात आती है, वो सेक्शन 225 से लेकर के और 237 के बीच में जो दिया हुआ है, उसमें कौन से ऑफेंसेस का ट्रायल होगा, वो ऑफेंसेस जो हैं सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। कौन सा ऑफेंस मजिस्ट्रेट ट्रायबल है, कौन सा ऑफेंस सेशंस ट्रायबल है, इसका 7 इयर्स या 2 इयर्स से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी। तो जो शेड्यूल 1 में आपको कोई भी ऑफेंस देखना है कि 420 है, जैसा कि कल एक क्वेरी आई थी 420 से तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बट वो चलता मजिस्ट्रेट क्या है, बिकॉज इट इज़ सो प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में ये प्रोवाइडेड है कि ये ऑफेंस मजिस्ट्रेट क्या चलेगा तो वो चलता है, और उससे कम ऑफेंस, जो कम पनिशमेंट के और इम्प्रिजनमेंट के मैटर्स हैं, वो सेशंस में चलते हैं, बिकॉज इट इज़ गिवन इन सेशंस ट्रायल, जो शेड्यूल 1 है उसमें दिया हुआ। तो ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए कि सेशंस ट्रायल का कनेक्शन 7 ईयर्स से नहीं है, और ट्रायल्स जो है मैंने बताया बेसिकली सिर्फ क्लासीफाइड है समन्स और वारंट ट्रायल में, और उसमें एक स्पेशल प्रोविज़न है समरी ट्रायल का। और सेशंस ट्रायल का एक अलग प्रोसीजर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो सेशंस कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट होता है, और उसके लिए एक शेड्यूल 1 में अलग से व्यवस्था है उन ऑफेंसेस की, और उसका पूरा एक अलग प्रोसीजर है। तो वो वहाँ पे 225 से लेके 237 के बीच में सेशंस ट्रायल का प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लैरिफाइड रहनी चाहिए। अब जो वारंट ट्रायल्स आते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 238 से 250 के बीच में जो दिया हुआ है वारंट ट्रायल, उसको भी फिर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। 238 से 243 तक वो वारंट ट्रायल्स हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर पर बेस्ड है, और 244 से 250 तक वो वारंट ट्रायल्स हैं जो कि समन्स के कंप्लेंट केस से इंस्टीट्यूट होते हैं, कंप्लेंट केसेस से लॉन्च होते हैं कोर्ट में। वो 244 से और 250 के बीच में रन करते हैं, और 238 से लेकर के और 243 तक वो वारंट ट्रायल्स हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट पर। तो वो वारंट ट्रायल्स 2 में क्लासीफाइड हो गए, बेसिकली 2 ट्रायल्स, समन्स ट्रायल और वारंट ट्रायल, अप टू 2 इयर्स समन और बियॉन्ड 2 इयर्स वारंट। और उस वारंट ट्रायल के बाद में फिर समन्स ट्रायल का एक स्पेशल प्रोसीजर समरी ट्रायल, और सेशंस ट्रायल चूँकि सेशंस कोर्ट का होता है इसलिए पूरा एक सेपरेट प्रोसीजर दिया हुआ है। तो ये पोजीशन उन ट्रायल्स के बारे में है क्रिमिनल ट्रायल्स में। अब मैं पर्टिकुलरली आज जो मेरा टॉपिक है डाउरी डेथ का, ट्रायल डाउरी डेथ का, तो उस डाउरी डेथ के ट्रायल के लिए चूँकि वो, जैसा कि सभी को पता है कि वो सेशंस ट्रायल है, सेशंस ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसमें वो अप्लाई होता है। सेशंस में कमिट होने के लिए सेक्शन रिलेवेंट है 209 सीआरपीसी। कोई भी मैटर आफ्टर चार्जशीट एंड कॉग्निजेंस जो उसमें
कमिटल होता है वो 209 CRPC में होता है, और उस 209 से पहले दो प्रोविजन हैं, 207 और 208। 207 CRPC में हर क्रिमिनल ट्रायल के लिए जो प्रोसिक्यूशन के पेपर्स और केस डायरी और सब चीज़ों की कॉपी सप्लाई करने की व्यवस्था है, और 208 में कुछ ऐसे केसेस जो कि कमिटल होने हैं सेशंस में लेकिन कंप्लेंट से लॉन्च हुए, कंप्लेंट केसेस से जो इंस्टीट्यूट हुए हैं कोर्ट में केसेस, उनके कमिटल की जब बात आएगी तो उनकी नकलें, क्योंकि नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सप्लाइड इज़ एंटायरली डिफरेंट। अगर कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है तो उसमें कंप्लेंट की कॉपी होगी, 200 202 के बयान होंगे और जो रिलेवेंट एविडेंसेस होंगी वो होंगी। और अगर स्टेट केस का अगर जो है कॉपीज़ 207 में सप्लाई करनी है तो उसमें FIR से लेकर के 161 के बयान और केस डायरी और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस होगी वो दोगी। तो दोनों के डॉक्यूमेंट्स का नेचर भी अलग होता है, तो वो अलग अलग प्रोविज़न बना दिए गए, 207 स्टेट केसेस के और 208 कंप्लेंट केसेस के। तो ये 207 और 208 में कंप्लेंट ये कॉपी सप्लाई होने के बाद 209 में कमिटल के बाद में सेशंस ट्रायल स्टार्ट होता है। जैसा कि कल एक बार डिस्कस भी हो चुका है, मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। 225 में क्लियरली दिया हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन। उसके बाद इसमें 227 में डिस्चार्ज की व्यवस्था है, 228 में चार्जेस फ्रेम होते हैं, 231 में प्रोसिक्यूशन की एविडेंस की अपॉर्चुनिटी है और 233 में डिफेंस की एविडेंस दी जाती है। उस डिफेंस एविडेंस के दिए जाने में एक व्यवस्था ये भी है कि जो डिफेंस है वो अपने कुछ विटनेसेस जो उनके अपने कंट्रोल या रीच में हैं उनको वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे और इम्पॉर्टेंट विटनेसेस होते हैं जो कि कंप्लेनेंट खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसके लिए ये भी व्यवस्था है उसमें सेक्शन में कि 233 में कि अगर 233 सब क्लॉज 3 में अगर हम कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे देन कोर्ट विल आल्सो एंटरटेन दैट एप्लीकेशन, और जो विटनेसेस हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं अगर सम्मन किए जाने हैं तो वो कोर्ट उसमें 233 में सम्मन कर सकती है और नॉर्मली करती ही है, अनलेस ये प्रोविज़न एक ज़रूर है एग्जाम्पशन की कोई फालतू की चीज़ लगे, अगर लगे कि ये सिर्फ ट्रायल को लिंगर ऑन करने के लिए टाइम वेस्ट करने के लिए की जा रही है और कोर्ट को बिल्कुल फालतू चीज़ लगती है वो रिजेक्ट कर दे। अदरवाइज़ अगर कोई रीजनेबल नेक्सस है उसका प्रोसिक्यूशन एविडेंस से और हमारी डिफेंस से, तो कोर्ट जो है उसको अलाउ करती है और वो विटनेसेस भी सम्मन किए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट भी सम्मन किए जाते हैं। जो विटनेसेस सम्मन किए जाते हैं वो एज डिफेंस विटनेसेस एग्जामिन होते हैं, और अगर जो डॉक्यूमेंट्स को किसी को हमने एप्लीकेशन दी है और सम्मन कराया गया है तो वो सेक्शन 91 CRPC में कोर्ट को पावर है कि वो डॉक्यूमेंट्स को सम्मन करे ट्रायल में, और सेक्शन 104 CRPC में उन डॉक्यूमेंट्स को उस फाइल पे उस केस में इम्पाउंड करें। मतलब हमारी एप्लीकेशन पे सेक्शन 91 में कोई डॉक्यूमेंट्स तलब भी हो सकते हैं और कोर्ट को रिलेवेंट लगे और एक मटेरियल एविडेंस लगे और उसका यूज़ अगर ट्रायल में लगे तो उसको उस फाइल पे इम्पाउंड भी किया सकता है, इम्पाउंडिंग का भी ऑर्डर करती है, तो वो आपकी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पर कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से जो ट्रायल के मैंने मेन जो प्रोसीजर थे उसके वो बताए। अब मैं सीधे सेक्शन 304B पे आता हूँ। जैसा कि ये सभी को आइडिया है कि सेक्शन 304B इज़ ए ऑफेंस अगेंस्ट मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन उसके जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? व्हेन ए लेडी डाइज ड्यू टू बर्न इंजरीज और अदर इंजरीज और बाई एनी मेथड अदरवाइज देन नॉर्मल। अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से डिफरेंट अगर कोई डेथ होती है, वो कोई भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि खाली जो है देखा कोई मैरिड लेडी है उसके अपने ससुराल में डेड बॉडी मिली, कोई उसका पता नहीं है, कॉज ऑफ डेथ नहीं पता है, सिर्फ डेड बॉडी मिली, तो अब उसमें फिर डाउरी डेथ इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि अननेचुरल डेथ है। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी व्हेन ए लेडी डाइज अननेचुरल डेथ और ड्यू टू एनी इंजरीज और बर्न इंजरीज। उसके बाद सेकंड उसमें ये होता है कि इट इज़ प्रूव्ड और शोन बाय द प्रोसिक्यूशन दैट सून बिफोर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। ये चीज़ आती है उसमें कि उसके जो डेथ है उसके थोड़ा पहले उसको जो है कोई क्रुएल्टी की गई उसके साथ में ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी। उसके बाद किसके द्वारा? बाई हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। अब डाउरी डेथ के केस में कोई ये सोचे कि हम पड़ोसी को या किराएदार को भी साथ में इम्प्लीकेट कर लेंगे तो उसके अगेंस्ट वो 304 भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफेंस है स्पेशली अगेंस्ट हस्बैंड और रिलेटिव्स हस्बैंड। रिलेटिव्स में सब आ सकते हैं, अगर कोई रिश्तेदारी में है अगर तो वो उसमें आ सकता है।
तो वो उसमें ये होना चाहिए कि शी इज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव हस्बैंड, एंड दिस डेथ शुड बी विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 7 साल के अंदर हो। अगर 7 years का पीरियड क्रॉस हो चुका है मैरिज का और उसके बाद कुछ भी होता है, अननेचुरल डेथ होती है, तो इट मे बी अंडर सेक्शन 306 और 302 इवन। अगर मार ही डाला है, जला के मार दिया है या गला घोट के मार दिया है या कुछ इस तरीके से अगर होमिसाइडल है तो 302 का केस चल सकता है अगर बियॉन्ड 7 years है, और अगर किसी वजह से परेशान करने की वजह से सुसाइड कर लिया है तो 306 का भी केस चल सकता है। 304B के साथ में जैसा कि मैंने बताया एक एसेंशियल कंपोनेंट और सेक्शन साथ में अप्लाई होता है 498A। मैं समझता हूँ कि 498A को ज़्यादातर न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि एडवोकेट्स भी नहीं समझते। 498 से आप लोग क्या समझते हैं? कोई बताएगा 498 की एप्लीकेबिलिटी कब होती है, उसका क्रक्स क्या है, क्या ऑफेंस है 498? कोई भी बताए? यही एक मिसकॉन्सेप्ट है। अगर आप आज मेरे साथ में 498A को पूरा ध्यान से पढ़ें, उस पूरे सेक्शन में दहेज नाम का कोई शब्द दिया हुआ नहीं। जो उसकी लैंग्वेज है, मैं अगर सबके सामने पढ़ूंगा तो बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। 498 आप पढ़ के देखें, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि दहेज उत्पीड़न या दहेज प्रताड़ना ही 498 है, जबकि 498 में पूरे दहेज का कहीं कोई शब्द ही नहीं है। वो स्पेसिफिकली क्या है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। 498 क्या कहता है? Whoever being the husband or the relatives of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। अगर मैरिड लेडी को हस्बैंड या उसका कोई रिलेटिव प्रताड़ित करता है तो वो 498A का अपराधी है। डाउरी और नो डाउरी, डाउरी का इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन 498A के सब्सटेंटिव पार्ट से नहीं है। अब उसमें जो फर्दर उसके जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं कि व्हाट इज क्रूएल्टी, उसको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है कि एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, कि हम किसी भी कारण से इतना परेशान करें कि उसके बिल्कुल आत्महत्या करने की स्थिति हो, या हैरेसमेंट ऑफ द वुमन वेयर सच हैरेसमेंट इज विद ए व्यू टू कोर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेल्योर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड। कोई भी ऐसी डिमांड जो हम पूरी करने के लिए बाध्य करें या प्रताड़ित करें और ना पूरी करने पर प्रताड़ित करें, यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि डाउरी का कहीं शब्द नहीं है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई मनी। लोग बड़ा इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि दहेज होना चाहिए। दहेज की बात अगर आएगी तो 498 है और दहेज उत्पीड़न है, दहेज का मुकदमा है, जनरली यही चलता है और यही सब जानते हैं और यही कहते हैं बातचीत में, भाषा में यही है। जबकि 498 में कहीं पर भी नहीं है। मेरे पास में एक मुकदमा था, उसमें जो लेडी थी उसको उसका हस्बैंड हर तरीके से प्रताड़ित करता था, दारू पीता था, पीटता था, उस पर शक करता था और जो कुछ भी मतलब टॉर्चर था। उसमें जब पूरा ट्रायल चला, फाइनल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे पहुंची तो हमारे अपोजिट जो काउंसिल थे बोले वर्मा जी आपने तो केस कर दिया, इसमें दहेज तो कहीं है ही नहीं, तो 498 बना कैसे? ये उनको भी शायद पहली बार उसी दिन क्लियर हुआ कि 498 का दहेज से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उसने किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित किया है, क्या प्रताड़ित किया? विच इज़ सफिशिएंट टू ड्राइव हर टू कमिट सुसाइड। अगर उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए इतना परेशान कर लिया कि वो सोचे ऐसी ज़िंदगी से तो तौबा, बिल्कुल मर जाए जा करके, तो वो 498 की परव्यू में कवर होता है। तो ये उनकी भी पहली बार आंखें खुली कि ये 498 में तो दहेज का शब्द ही नहीं। लोग ये उसको मानते हैं, वो पूरा ट्रायल मेरी बेवकूफ़ी मान कर कई लड़े थे कि इन्होंने दहेज तो कहीं नाम ही नहीं लिया, ये तो जाएंगे आखिरी में इनके पास बचेगा नहीं, ज़मीन सड़क जाएगी नीचे जब हम बताएंगे। तो उन्होंने वही बड़ा खुलासे के तौर पे लास्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट में बताया कि आपने पूरा केस और प्रोसिक्यूशन एविडेंस करा दी, दहेज उसमें कहीं है ही नहीं। तो हमने दहेज 498 में कहा है, वो तो उसमें भी नहीं है, और दैट केस रिजल्टेड इन कन्विक्शन। इस बात पे कन्विक्शन हुआ कि उसने मैरिड लेडी को इतना प्रताड़ित किया था जिसकी डायरेक्ट एविडेंस थी, जिसमें दहेज से कोई कनेक्शन नहीं था, हमारा कोई एलिगेशन नहीं था कि हमसे दहेज मांगते थे, लेकिन प्रताड़ित मन भर करते थे। तो वो 498 में उसका जो है कन्विक्शन होल्ड किया। अभी एक मैं आपको साइटेशन दूंगा कि जिसमें ये मिसकॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग के वकीलों के लेवल पर चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक चलता है। एक केस में साइटेशन आपको देना चाहूँगा, अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। 2022 फर्स्ट पार्ट JIC पेज नंबर 893 सुप्रीम कोर्ट।
ये है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगेंद्र एंड अनदर, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगेंद्र एंड अनदर। अब इस केस के फैक्ट्स बिल्कुल जो मैंने अभी उदाहरण दिया उसी से मिलते जुलते थे। इसमें क्या था कि जो हस्बैंड और इन लॉज के द्वारा ससुराल में घर बनाने के लिए पैसे की डिमांड की जाती थी बहू से, जो लेडी मैरिड लेडी थी उससे इस बात की डिमांड होती थी कि ये घर में पैसा चाहिए। बात वही थी डिस्टिंग्विश, उसमें दहेज नहीं आ रहा, उसमें ये आ रहा है कि जो है हमें घर बनाना है, घर बनाने के लिए पैसा दो, घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पैसा कम है, पैसा दो। इस बात को लेकर के टॉर्चर होता था। इस एविडेंस के बेस पे सेशंस कोर्ट ने तो कन्विक्शन कर दिया, क्योंकि इस डिमांड की और क्रूएल्टी की तो सफिशिएंट एविडेंस थी, तो लोअर कोर्ट ने सेशंस कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया। अब हाई कोर्ट ज़्यादा होशियार थी। जब एमपी हाई कोर्ट का ये मैटर है, एमपी हाई कोर्ट में ये गया तो उन्होंने ये डिस्टिंग्विश कर दिया कि डिमांड ऑफ मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज नॉट कवर्ड अंडर द टर्म डाउरी, और उन्होंने एक्विटल कर दिया, अपील अलाउ हो गई। फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट गया तो फिर वो टर्न डाउन हुआ और उन्होंने कहा नहीं, सेशंस कोर्ट का कन्विक्शन सही था, उसमें डिमांड ऑफ मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 498। वो आप उस डिमांड की वजह से, जो कि अभी मैंने सब क्लॉज 2 पढ़ के बताया कि कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई पैसा किसी भी तरीके से मांगा जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग डाउरी, डाउरी नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन वो उसकी वजह से अगर आप परेशान कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर की बहू है, तो वो उसमें कवर्ड था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया और कन्विक्शन मेंटेन किया। और एमपी हाई कोर्ट का जो ये कॉन्सेप्ट था कि वो डिमांड ऑफ मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज नॉट ए डाउरी, तो वो उन्होंने टर्न डाउन कर दिया, तो वो चीज़ खत्म हो गई। तो ये चीज़ सेटल होकर के ये सिर्फ इसी मिसकॉन्सेप्ट की वजह से जो हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया, क्योंकि वो डाउरी से मिक्स हो जाता, डाउरी का कन्फ्यूजन हो जाता है 498 में कि वो उनको लगता है तो डाउरी होना चाहिए। और फिर डाउरी जो वर्ड है वो अलग से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डिफाइंड है, लेकिन वो रिक्वायर्ड भी तो हो। 498 के लिए डाउरी होना या डाउरी की डिमांड होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो उस चीज़ का कोई डायरेक्ट रिलेवेंस भी नहीं है। वो कहा यही जाता है कि 498 क्या है, दहेज उत्पीड़न, जबकि ऐसा लीगली नहीं है, लॉ में ऐसा दिया वो नहीं। इसी तरीके से एक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, एक मैटर था जिसमें सुसाइड का केस था, विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज था। यहाँ ही पे मैं थोड़ा सा ये डिस्टिंग्विश कर दूं कि कई बार एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर सुसाइड का केस है तो 304B क्यों? 306 का अलग प्रोविजन है, तो 306 होना चाहिए। लेकिन वो 306 जो है 304B के परव्यू में इस वजह से आ जाता है कि जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स 304B के हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है। विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, क्रूएल्टी और फॉर द सेक ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी, और उसके अलावा जो बाई हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव, ये सारी चीज़ें, और अननेचुरल डेथ। सुसाइड इज डेफिनेटली अननेचुरल डेथ। अगर सुसाइड किया है तो वो नेचुरल तो है नहीं, अननेचुरल डेथ है, तो उसमें 306 का ऑफेंस ना होकर के 304B होता है। कुछ कोर्ट्स प्रिकॉशन के लिए 306 भी साथ में लगा लेते हैं, ठीक है। तो 306 और 304B दोनों में ट्रायल भी होता है, और 306 और 304B दोनों में कन्विक्शन भी हो जाता है। तो इस पर मैं एक आपको लॉ बताना चाहूँगा। ये है 2021 पार्ट 4 JIC 627 इलाहाबाद, जगवीर सिंह वर्सेस स्टेट। इसमें कुछ ऐसा ही हुआ था कि हाई कोर्ट का है ये, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सेशंस कोर्ट ने 306 और 304B दोनों में कन्विक्शन किया था, लेकिन जो फाइनल अप्रेजल ऑफ एविडेंस जब बैठ करके हाई कोर्ट में हुआ तो उन्होंने ये होल्ड किया कि इन एब्सेंस ऑफ मेंसरिया एंड प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर अबेटिंग सुसाइड, नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 306 IPC मेड आउट। तो उनका कोई उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और 304B में सारे कंटेंट सेटिस्फाइड हैं, सारे जो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल्ड है। लेकिन 306 के लिए अलग से जो है एडिंग और अबेटिंग नेसेसरी है। खाली यूं ही आप प्रिजम्पटिव वे में आप किसी को 306 में गिल्टी नहीं मान सकते। अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस होगी तो आपका, अब किसी भी मैरिड लेडी की अपने कुछ फ्रस्ट्रेशंस, कॉम्प्लेक्सेस और डिप्रेशंस हो सकते हैं, कोई सेपरेट रीजन हो सकते हैं अदरवाइज देन इन लॉज प्लेस, कि ससुराल से अलग उसके कोई हैं, उसका ससुराल में मन लगता हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो, उसका कहीं और अफेयर हो, कोई भी कारण हो सकता है। अब वो सुसाइड अगर कर लेती है तो उसमें 306 का गिल्टी जो है उनको नहीं मान लिया जाएगा। भाई हम तो कुछ कर नहीं रहे थे, आपका अपना मन हमारे घर में नहीं लगा था तो आपने उस वजह से कर लिया। लेकिन इन एडिशन जो स्पाइसेस उसमें दहेज के और दहेज की मांग के लगा लिए जाते हैं, जो कि रिबट आमतौर पर नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से 304B का तो जस्टिफाइड है। लेकिन
306 के लिए जब आपके पास डायरेक्ट एडिंग और अबेटिंग का एलिगेशन हो कि कोई इस तरीके का मैटर हो कि सांस जो है बहू से कहती है अरे तू कल वही मर जा करके, तू जब से घर में आई मनुष्यत फैला रखे। मैंने किसी सास का सीरियल नहीं देखा, ऐसे ही बता रहा हूँ कि जब से घर में आई मनुष्यत आ गई है, जाने मर क्यों नहीं जाती, मर जाए तो दूसरी ले। इस टाइप की चीज़ें, ये डायरेक्ट एडिंग और अबेटिंग है, इंस्टिगेशन है कि आप किसी को सुबह से 4 बार अगर कहोगे कि मर जा, जाके जल के मर जा, जहर खा के मर जा, तो वो हो सकता है एक दिन प्रोवोक होकर के वाकई उठा के जहर खाई ले, तब 306 का ऑफेंस क्लियरली मेकआउट होता है। लेकिन प्रिजम्पशंस पे नहीं। अगर कोई इस तरीके का एलिगेशंस नहीं है और इस तरीके की कोई एविडेंस नहीं है और सिर्फ 304B की 5 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, तो 304B तो है और 306 की कोई इसमें आवश्यकता नहीं। तो यही हाईकोर्ट ने किया। 306 का चूंकि डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं थी। एक सेकंड पानी पी। इसी में कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई लेडी अपनी ससुराल छोड़ करके मैके में आ गई और मैके में आकर के उसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। तब ये होता है भाई अब तो वो मैके में मरी, अब हमसे क्या लेने देना, मरी तो मर गई, हमसे क्या वहाँ पे। लेकिन तब भी जो FIR होगी, जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होगी, उसमें डेफिनेटली अगर ये एलिगेशन है कि ये ससुराल में थी तो इससे दहेज मांगी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था, इतना प्रताड़ित किया कि वहाँ से वो छोड़ के घर आ गई। तो जो प्रताड़ना है, जो क्रुएल्टी है, वो मेंटल और फिजिकल दोनों होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाथापाई मारपीट करे, कह के कि कोई इतना टॉर्चर किसी को कर लेता कि वो उसी पे मर जाए जाके। तो इस तरीके की जब सिचुएशन मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी की जब बात आती है और उस टेंशन को और क्रुएल्टी को लेकर के लेडी भले ही अपने मैके में आ गई और उसी को सोच सोच के गुल करके उसने सुसाइड कर लिया, देन इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 304B। आपके पास में ये एग्जेम्पशन नहीं है कि ये तो मैके में मरी, इससे ससुराल का क्या लेना देना, मरी तो मर गई। लेकिन अगर बाकी के इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाइड हैं तो वो मैके में सुसाइड करने पर भी 304B लगेगा। और 306 का अगर ऑफेंस मेकआउट होता है, कुछ एविडेंस में ऐसा भी आता है कि इन्होंने इस तरीके से इसको प्रोवोक किया सुसाइड करने के लिए, तो 306 भी लगेगा। बीच में करीब 4-5 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था कि इसमें 304B के साथ में बाय वे ऑफ प्रिकॉशन 302 का भी एक अल्टरनेट चार्ज बना दिया जाए। क्यों कि अगर 304 भी प्रूव होता है तो होता है, नहीं तो 302 कहीं तो फंसेगा जाके। तो थोड़ा सा कोर्ट्स की जनरली एक प्रो प्रोसिक्यूशन अप्रोच और मेंटेलिटी होती भी है कि जो आया है उसको सज़ा तो हो। ये सिर्फ का माना तो ये जाता है कि प्रोसिक्यूशन का काम है, लेकिन आधी से ज़्यादा कोर्ट भी यही काम करती है। उनका क्राइटेरिया ये होता है कि जो हमारे सामने आया है इसको सज़ा तो मिले, उसने कुछ किया ना किया, और इसी धारणा पे लेकर के हाईकोर्ट तक चलती है। हाईकोर्ट में एक कॉन्सेप्ट बनाया, मेरिट्स कुछ भी केस की हो, लेकिन लेडी आपके घर पे मर गई है तो आप तो जेल में रहो। 304B में आज का ट्रेंड ये है कि बहुत ही कोई एक्सेप्शनल केस हो तो बेल मिल जाए हाईकोर्ट से, अदरवाइज पूरा ट्रायल कंक्लूड होने तक कोई हस्बैंड को तो बेल देता नहीं। आपके तो घर मर गई, अब तो आप भुगतो, चाहे आपका उसमें कोई भी कसूर ना हो। मेरे पास एक 306 का केस आया था, उसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो पुलिस की जो चार्जशीट लगाई गई थी 306 में, बियॉन्ड 7 ईयर्स था, करीब 12 साल शादी हो चुके थे। ये पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी कि जो लेडी थी उसका पड़ोस में रहने वाले किसी युवक से जो है प्रेम संबंध हो गया था और उसकी वजह से, और हस्बैंड जो था उसमें मिलने में रोक टोक करता था, इस बात से प्रताड़ित होकर के उसने आत्महत्या कर ली। तो ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो गई कि हमारी आंखों के सामने कोई बात काम गलत हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो पत्नी है वो रात में 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक हस्बैंड को अलग बिठा करके उससे बात कर रही है, और उसके बाद में भी जो है प्रताड़ित हमने किया और एबेट हमने किया सुसाइड के लिए। वो केस भी फाइनली एक्विटल हुआ, वो केस छूट गया, लेकिन पूरी जद्दोजहद के बाद में, क्योंकि उसमें तो एविडेंस तो यही आया कि साहब ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उसका पड़ोस में किसी से, ये तो पुलिस ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद लिखा चार्जशीट में। लेकिन बाकी तो जो आया उसने यही बताया साहब दहेज के लिए परेशान करते थे, दहेज की कहीं कोई बात ही नहीं थी। 12 साल बाद दहेज की कहाँ तक आखिर बात चलेगी। एक हाई कोर्ट की रूलिंग ये भी आई थी कि जो दहेज की डिमांड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 2-3 साल तक तो एक्सेप्टेबल है, शादी के बाद 2 साल 3 साल 4 साल तक तो ये चलता है। लेकिन अब वो कभी भी चेप दो उसको कि अब वो 10 साल बाद भी और 8 साल बाद भी और 9 साल बाद भी, तो कहाँ दहेज में, उसमें तो कई बार 6 से 8 साल के बच्चे हो जाते हैं। 8 साल का बच्चा है, उसके सामने क्या पत्नी से कहेंगे दहेज लाओ घर से, तो वो अननेचुरल भी होता है। लेकिन उसको क्लैरिफाई भी किया हाईकोर्ट ने, 2-3-4 साल तक चलता है कि दहेज की बड़ी इच्छा रहती है कि चलो शायद अभी पूरी हो जाए, अभी पूरी हो जाए। लेकिन एक हद के बाद 6-8 साल 10 साल 12 साल बाद भी कहे कि दहेज नहीं ला रही है तो बड़े ताज्जुब की बात है। तो वो उसको नेचुरली ऐसे बिलीव नहीं किया जा सकता या प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता
वो उसका अप्रेजल एविडेंस के बेसिस पर ही होना चाहिए। तो ये 306 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बताया। 304B का ऑफेंस इस वजह से और भी ख़राब होता है क्योंकि इसमें लीगल प्रिजम्पशन 113B का एक्यूज के अगेंस्ट होता है। अगर जो 5 रिक्वायरमेंट 304B की हैं वो फुलफिल्ड हैं, अननेचुरल डेथ है, विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज है, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड इन लॉज है, और सून बिफोर डेथ क्रूअल्टी है, ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल्ड हैं तो फिर 113B का प्रिजम्पशन भी आपके अगेंस्ट चलता है। और उसमें वर्ड है शैल प्रिज्यूम। उसमें जैसा कि 306 के लिए 113A में जो दिया गया है प्रिजम्पशन उसमें भी है, लेकिन उसमें मे प्रिज्यूम है, तो वो थोड़ा हल्का है। कोर्ट मे प्रिज्यूम और कोर्ट शैल प्रिज्यूम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शैल प्रिज्यूम में तो पूरा का पूरा बर्डन ही आपके ऊपर शिफ्ट हो गया। जब पूरा बर्डन आपके ऊपर आ गया तो आपके ऊपर अपनी बेगुनाही साबित करने का भार आ गया। आपको ये साबित करना है ये जो मर गई इसमें हमारा कोई किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट या दोष नहीं था। और जो मर गई तो फिर जैसे कि 106 एविडेंस एक्ट होता है, 106 एविडेंस एक्ट में ये दिया हुआ है कि एनी फैक्ट विच इज़ विद इन पर्सनल नॉलेज ऑफ ए पर्सन ही इज़ बाउंड टू प्रूव इट। अगर कोई चीज़ जो स्पेसिफिकली सिर्फ आप ही के नॉलेज में है तो उसको प्रूव करने का बर्डन आपके पास है। आपके घर में कोई मैरिड लेडी मर गई है तो सबसे पहले तो आप ही बताओ कि कैसे मर गई, इसके मरने का तरीका क्या था और इसके मरने का कारण क्या था। अगर सुसाइड भी किया तो क्यों किया, ये आपको फिर कोई आपके पास डिफेंस इसकी होनी चाहिए। तो 113B में जनरली एक तो चीज़ ये होती है कि हमको ये रिबट करना होता है कि हमने कभी डाउरी नहीं मांगी। उसके बहुत से तरीके हैं कि आप जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस है, जो उसमें डाउरी के एलिगेशन है या टॉर्चर के एलिगेशंस हैं, उसमें इतना विरोधाभास कंट्राडिक्शंस पैदा हो जाए कि वो पढ़ने से झूठा और अननेचुरल लगे कि ये फालतू की सब बकवास है। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा मैरिज का मैटर होता है, इसलिए कई बार मीडिएटर्स होते हैं शादी में। अगर मीडिएटर आके भी डिफेंस का केस सपोर्ट कर दे कि ये शादी हमने तय कराई थी और इसमें कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी और दोनों परिवार भरे पूरे थे और हमारा आना जाना मिलना जुलना भी था, कोई दहेज की नहीं मांगी की, तो वो रिलेवेंट है। इस बात को कोर्ट, जैसा कि कल भी एक बात हुई थी कि ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज हैवियर देन डिफेंस एविडेंस, दोनों रखे तो बराबर फुटिंग पे जाते हैं, लेकिन फेयर जजेस के लिए। बाकी तो प्रोसिक्यूशन में ही ढूंढते हैं सर, पीसी में से निकालो क्या, डिफेंस वाले को हटाओ। मैंने अपना कल एक केस का एग्जाम्पल भी बताया था जिसमें जो है वो जल करके मरी थी और हमने पूरे ट्रायल में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में डिस्क्लोज नहीं किया कि हमारे पास ये भी डॉक्यूमेंट है कि बीएचटी में उस लेडी ने खुद स्टेटमेंट दे करके भर्ती हुई थी कि मैं खाना बनाते समय मेरे कपड़ों में आग लग गई और मेरे हस्बैंड ने लाके अस्पताल में भर्ती कराया और मेरा इलाज करा रहे हैं। इस स्टेटमेंट के बाद में जो लेडी जली है, जो इंजर्ड है, वो खुद अगर ये कह रही है तो बिल्कुल भी कोई 304B का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई डाउरी का या क्रूअल्टी का एलिगेशन नहीं आया। एक एक्सीडेंटल फायर इंजरी और एक्सीडेंटल फायर इंजरी से जो है वो कोई 304B का केस बनता नहीं है। तो वो जज साहब महाशय जो थे वो बहुत होशियार और कनिंग थे, उन्होंने मेरे को मना फुसला करके, भाई हम लोग भी कोर्ट में बिलीव करते हैं, इतनी सीनियर पोजीशन बैठे हैं कि हमारे साथ धोखा करेंगे ऐसा मानते तो नहीं है। उन्होंने मेरे रिटन आर्गूमेंट्स रिकॉर्ड से मुझसे कह के अलग कराए और उस बीएचटी को भी अपने जजमेंट में कोर्ट नहीं किया और सजा कर दी हस्बैंड को, बाकी 2 को छोड़ दिया। तो हम लोगों को इस तरीके के मिस्चीवियस जजेस से भी बड़ा सतर्क रहना होता है, ये समझ के चलना पड़ता है ये गड़बड़ वाला है कि ठीक वाला है। अगर ठीक वाला है और हमारी मेरिट्स स्ट्रांग है तो हमारा जजमेंट जो है एज़ पर मेरिट्स होगा, और जो गड़बड़ वाले हैं जो ढूंढते हैं कि हमें इसमें से वो निकालना है कि सज़ा 15 पेज जरा कि उसमें से आधी लाइन खिलाफ, ये आधी निकालो, 14.5 तो हमने बकवास की जग की, आधी लाइन तो खिलाफ आ रही है, इसको सज़ा करने के लिए उतनी काफ़ी है। तो ये कुछ लोगों की गलत अप्रोच होती है जो जुडिशियस अप्रोच नहीं कही जा सकती, लेकिन ऐसा होता है, हम लोग रोज़ देखते हैं। तो उन्होंने इतनी होशियारी से मेरा वो हटा दिया और इस बात पे आपको यकीन होगा कि वो जो रिटन आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड से हटा दिए, सिर्फ उस रिटन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे कन्विक्शन के बाद उसकी हाई कोर्ट से कि उसकी बेल हो गई, जिसकी पूरे ट्रायल में हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। इस वजह से कि जब ट्रायल कंक्लूड होगा तब सोचेंगे, उसको कन्विक्शन के बाद पहली हियरिंग में बेल मिल गई कि जब उन्होंने सारी चीज़ें जो रिटन आर्ग्यूमेंट की जब ये पढ़ी, इनको बताया गया कि ये तो दिया गया था, इन्होंने तो इग्नोर कर दिया, तो पहली हियरिंग में उसकी बेल अलाउ हो गई। वो अपील पेंडिंग है और मुझे अपना पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो फाइनली अपील अलाउ। तो इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं। अब एक इसमें मैं रूलिंग और बताना चाहूँगा, 2021 थर्ड पार्ट JIC 430 पेज नंबर, सुप्रीम कोर्ट, गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
इसमें कन्विक्शन का ही केस था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने ये होल्ड किया कि प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113B वाज नॉट रिबटेड ड्यूरिंग ट्रायल, तो कन्विक्शन जो है वो ठीक है। डिफेंस जो है 113B में जो रिबटल का आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी होती है प्रिजम्पशन रिबट करने की 113B के, वो उसमें सक्सेसफुल डिफेंस नहीं रहा, तो वो कन्विक्शन जो था वो अपहोल्ड हुआ सुप्रीम कोर्ट तक। ये सुप्रीम कोर्ट की इसमें रुली। एक चीज़ जो इसमें वर्ड स्पेसिफिक हैं, क्रूएल्टी सून बिफोर डेथ, डेथ से कुछ ही समय पहले की कोई क्रूएल्टी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब ये सून बिफोर डेथ क्या है, इसका कोई पैरामीटर्स कहीं किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स नहीं किए। ये सून बिफोर डेथ क्या होगी, 2 महीने, 2 साल कि 3 साल। अब उसमें कई बार होता है कि एक कंटिन्यूटी भी होती है। एक चीज़ की डिमांड शुरू हुई, क्रूएल्टी शुरू हुई, शादी के भले 5 साल हो गए, लेकिन शुरू से जो चली वो चल रही है, एटलीस्ट इन एविडेंस। एलिगेशन सच या झूठ तो एक अलग बात है, वो तो कोर्ट एविडेंस से ही समझ सकती है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली चल रही है तो टिल सून बिफोर डेथ वो क्रूएल्टी सबसिस्ट कर रही है, तो फिर वो उसमें कवर्ड है। लेकिन जैसा कि मैं कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग अभी मैं आपको नोट कराता हूँ, उसमें क्या था, सिर्फ शादी होकर के जब पहली बार लड़की ससुराल में आई तो एक ताना उसको दिया गया कि कम से कम 50,000 रुपये और एक बाइक और दे देते, क्यों नहीं दिया। लेकिन इस एक सिंगल इंसिडेंट के बाद शादी के 2 साल बाद उसने सुसाइड किया। उस 2 साल में प्रोसिक्यूशन के किसी विटनेस का, माँ बाप, भाई का ये स्टेटमेंट नहीं था कि इसको बराबर इस बात को लेकर टॉर्चर किया जाता था। सिर्फ पूरी एविडेंस में एक सिंगल एलिगेशन कि विदा होकर पहुंची तो एक ताना मार दिया गया, एक 50,000 और एक बाइक और ले आती, इतना तो लाइन दिया रह गया। ये उन्होंने सफिशिएंट नहीं माना इसी कॉन्सेप्ट में कि दैट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ क्रूएल्टी सून बिफोर डेथ। एक बार ताना देने के बाद 2 साल तक के बीच में कोई इस तरीके की एविडेंस नहीं थी कि उसको बराबर इस बात को लेकर टॉर्चर किया जाता हो या बराबर डिमांड की जाती हो, तो हाई कोर्ट ने उसमें एक्विटल मेंटेन किया, क्योंकि वो उसमें प्रॉक्सिमिटी जो एक उसका कहना चाहिए जो नज़दीकी है उस एलिगेशन की, वो अगर इस्टेब्लिश नहीं हो रही है तो इस एक डाउरी के एलिगेशन का मिसयूज़ ना हो, इस बात की वजह से भी ये सून बिफोर डेथ का रखा गया कि ये अगर लगातार है या कुछ दिन पहले तक की बात है तो वो उसके सुसाइड का या उसके डेथ का कारण हो सकता है। लेकिन एक आध बार तो ताना वाना चली जाता है, ससुरालों में जब गए तो कुछ तो कमी कहीं ना कहीं रहती है, ये तो बड़ा कॉमन है। और मेरे साथ शादी कोई रेयरली शादी जाती है जिसमें कोई भी कमी ना बताई जाती हो, कुछ तो कमी होती है, चाहे खाने पीने में, चाहे सामान में, चाहे साड़ी में, चाहे फल में। फली सड़े भेज दिए, अच्छे भेज देते, तो ये तो होता है। तो इसलिए, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द ऑफेंस ऑफ 304B, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया उन्होंने और एक्विटल मेंटेन किया। ऐसे ही एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक नोट कराऊंगा मैं, ये अभी जो मैंने ये बताया नोट करा दिया 2020 पार्ट 3 नहीं, लेकिन 21 कराया 2020 पार्ट 3। ये मैंने अभी सिर्फ थोड़ा एक नॉर्मल डिस्कशन के लिए सिर्फ 2-3 साल के जो इंपॉर्टेंट लॉज थे वो मैं नोट कर लाया हूँ कि ये आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको इसके और कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्योंकि इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स पे जो मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी कोर्ट में खड़े होकर जरा क्या करते हैं, जो लॉ पढ़ा होता है उसी से करते हैं। हमें ये मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिफेंस की अप्रिशिएट किया, इससे केस छूटा, तो हम उसको ध्यान में रखते हैं, और वो जो नहीं पढ़ता है वो उस चीज़ में फेल होता है। अगर लॉ आप पढ़ के कोर्ट में गवाह के सामने जिरह करने नहीं खड़े हैं, अगर आपका दिमाग गवाह से आगे नहीं चल रहा है तो आप हारे हैं। जजमेंट तो बाद में आएगा। अगर आपका दिमाग जितना केस गवाह तैयार करके आया उससे ज़्यादा थॉरोली और माइन्यूट डिटेल्स में आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो आप कभी भी गवाह का झूठ पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक पढ़ के दिमाग में एक पिक्चर बना रखी है तो आपके सामने ये पता होगा कि गवाह ने यहाँ झूठ बोला, इसको पकड़ो। जहाँ भी चीज़ उसने झूठ बोली उसको पकड़ा जा सकता है आपको। तो इस चीज़ को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। तो ये 2020 पार्ट 3 GIC पेज 981 इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। ये बबलू अलियास रंजीत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये उसी पॉइंट पे था कि खाली एक बाइक और 50,000 रुपये की डिमांड की जस्ट आफ्टर मैरिज, उसके बाद नहीं, तो उस पर उन्होंने एक्विटल किया। ऐसे एक ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2020 पार्ट 2 JIC पेज 732 इलाहाबाद का ही है। ये भी सुभाष चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में फैक्ट्स ये थे कि जो
प्रोसिक्यूशन के तो एलिगेशन होते ही हैं कि दहेज मांगते थे, बर्दाश्त करते थे, लेकिन डिफेंस की तरफ से ये भी एविडेंस थी कि जो लड़की थी वो मेंटली डिस्टर्ब थी और उसका साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट चलता था और उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। उस मेंटल स्टेट के चलते उसने सुसाइड कमिट किया। तो कोर्ट ने सिर्फ 113 बी के प्रिजम्पशन को बेस करते हुए कि सारे कंटेंट्स उसमें जो है वो सेटिस्फाइड हैं, तो उसमें सेशंस कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को गलत ठहराया इस बात पे कि सिर्फ प्रिजम्पशन नहीं, कुछ एविडेंस भी होनी चाहिए, फिर कुछ डिफेंस को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर डिफेंस एविडेंस की तरफ से ये एविडेंस दी जा रही है कि लड़की मेंटली ठीक ही नहीं है, पागल है और वो बहुत एग्रेसिव होती है, कई बार जो मेंटल स्टेट ठीक ना हो, तोड़ फोड़ और उठा पटक टाइप की चीज़ें भी होती हैं, इस तरीके के मेंटल पेशेंट्स होते हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने सुसाइड भी कर लिया अगर, तो वो पॉसिबल है। उस बात को कंसीडर ना करके, डिफेंस एविडेंस को इग्नोर करके, सिर्फ 113 बी के प्रिजम्पशन पे धर के उन्होंने कन्विक्शन कर दिया। वो हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड किया और उसमें एक्विटल मेंटेन किया। एक लास्ट और बताऊंगा क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम भी जा रहा है। कितना टाइम हुआ? 36 मिनट्स। हाँ, 36 मिनट्स। हाँ, तो एक ये 2020 पार्ट 1 JIC 673 सुप्रीम कोर्ट है। ये गुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इसमें क्या था कि विद इन 7 years ऑफ मैरिज जो लेडी थी उसने जहर खा करके सुसाइड किया था। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन था, जो जैसा कि मैंने बताया कि आखिर इनिशियल बर्डन प्रिजम्पशन तो आएगा जब डिफेंस की बात आएगी या प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होगी, लेकिन जो इनिशियल कंटेंट है वो सेटिस्फाई करना तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। तो पूरी एविडेंस में जो डाउरी से रिलेटेड क्रूएल्टी थी उसको प्रूव करने में प्रोसिक्यूशन फेल रहा। तो जब वो इनिशियल कंटेंट से सेटिस्फाई नहीं हुए तो 113 बी के प्रिजम्पशन का भी बात खत्म हो गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फाइनली एक्विटल होल्ड किया। इसमें जो है वो चूँकि जो डाउरी से रिलेटेड क्रूएल्टी थी, जब वही एलिगेशन नहीं आया, वही साबित नहीं हो पाई और उसको वो क्रेडिबल एविडेंस नहीं थी, तो सिर्फ 113 बी पे कन्विक्शन करने का कोई सवाल नहीं है। सारी चीज़ें अगर प्रोसिक्यूशन के सेटिस्फाइड हों तो बर्डन हमारे ऊपर शिफ्ट होता है कि हम उनका रिबटल करें और 113 बी का रिबटल करें। तो इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल किया। तो पोजीशन यही है कि अगर प्रोसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलेंगे तो जो कंटेंट्स 304 बी के हैं वो आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो फिर 113 बी का प्रिजम्पशन है जो कि रिबटेबल है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको आप अपनी डिफेंस एविडेंस के जरिए से आप उसको रिबट कर सकते हैं। फाइनल अप्रेजल ऑफ एविडेंस में अगर आपकी एविडेंस भारी है तो आपका एक्विटल है और अगर प्रोसिक्यूशन की भारी है तो आपका कन्विक्शन। तो ये 498 304 बी का मैं डेफिनेटली ये समझता हूँ कि 498 का ये कॉन्सेप्ट कि उसमें डाउरी शब्द ही नहीं है, ये शायद किसी ने गौर इतना ज़्यादा न किया हो, लेकिन 498 में कहीं डाउरी का वर्ड नहीं है। तो डाउरी से उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, 304 बी में है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी। तो उसके लिए अगर आप प्रूव कर पाते हैं ये तो आपके लिए उसका वो बेनिफिट है, और अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उसका फिर बेनिफिट एक्यूज को जाएगा। सिर्फ 113 बी पे प्रिजम्पशन पे कन्विक्शन किया गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया और उन्होंने उसको भी सेटिस्फाइड किया। तो खाली प्रिजम्पशन पे नहीं, आप एविडेंस का प्रॉपर असेसमेंट तभी होगा जब आप प्रॉपर जुडिशियल अप्रोच और जुडिशियल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। मैं नहीं मानता कि बहुत यहाँ से लेकर के और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सबके कॉन्सेप्ट सब क्लियर ही होते हैं, वो भी सीखते हैं। एक कर देते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से चपत पड़ती है तो समझ में आता रही हमने गलत कर दिया। ये पहुँचा तो होगा जिस जज ने किया ये कि वो जो है मकान के लिए पैसा मांग रहे थे तो ये गलत है, उसमें वो डाउरी में नहीं कवर्ड है और एक्विटल कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट से पलट के आया वो तो ज़रूर उसको नए सिरे से सोचा हुआ ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत था, आगे शायद वो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये लर्निंग प्रोसेस है जो मैं समझता हूँ कि वकालत से लेकर के आप किसी भी सीनियर पोजीशन पर पहुँच जाएँ, ये तो हमेशा चलता ही है। बाकी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और डेडिकेशन पे कि आप क्या चीज़ कितनी ग्रैस्प करके कितनी जल्दी उसको फॉलो करते हैं और लॉ को कहाँ समझ करके आप उसको सही अप्लाई करते हैं। किसी भी तरीके से डाउरी डेथ के केस में आपकी डिफेंस लाइन पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से जो है इंसिडेंट हुआ और हमें इसके डिफेंस में क्या एविडेंस देनी होगी। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, वो एविडेंस आपके पास सफिशिएंट है, तो वो आपके पास में, मैं पर्सनली नॉट एज एन एडवोकेट लेकिन पर्सनली मेरा अपना ये कॉन्सेप्ट है कि अगर डाउरी डेथ का और रेप का कोई केस जेन्युइन होता है तो वो मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। अगर मुझे फाइल पढ़ने से ये पता चलता है कि ये हाँ डाउरी डेथ के ये गिल्टी हैं और इन्होंने इस तरीके का कुछ किया है, वो मैं केस कभी नहीं लेता।
या रेप का कोई केस है और मुझे पढ़ने से लगता है कि इस तरीके का कोई काम हुआ है, तो वो मैं केस नहीं लेता। मुझे दुगनी तिगनी फीस भी ऑफर होती है तो मैं नहीं लेता। ये अभी कुछ चर्चित मामले जो कानपुर के सुसाइड के चल रहे हैं, उसमें मेरे पास 2-3 मैटर्स में बेल कराने के लिए अप्रोच किया गया। सिफारिशें भी आई बार एसोसिएशन से जनरल सेक्रेटरी लेवल पे कि आप भैया ले लीजिए इनका केस, किसी तरह बेल लगा दी। हमने कहा हम नहीं लगाएंगे, हम अपना जो प्रिंसिपल चल रहा है उसको क्यों छोड़ दें। जो चीज़ हमें देखने से समझ में आ रही है कि ये गिल्टी हैं, तो हम उनके बचाव में खड़े होकर के मेज पीट के बहस नहीं कर पाएंगे। जब मेरे अंदर से ये कॉन्फिडेंस हुआ कि हम एक सही आदमी को, जेन्युइन को बचा रहे हैं, तो अलग बात है। और अगर मुझे मन से ये पता है कि ये करके तो आए, हम सिर्फ उसको फीस के लिए बचा रहे हैं, तो वो मेरा अपना पर्सनली ऐसा कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं नहीं कहता कि सब लोग ऐसा ही करें या सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मेरा अपना सेटिस्फेक्शन ये रहता है कि मैं इस तरीके के केसेस एक्सेप्ट ना करके, और ज़रूरत होती है तो प्रोसिक्यूशन से खड़ा हो जाता हूँ। अगर प्रोसिक्यूशन से मुझे अप्रोच किया जाता है एंगेज करने के लिए, तो मैं फिर करता हूँ और उसको फिर अंजाम तक पहुँचाता भी हूँ, लेकिन मैं डिफेंस से रिफ्यूज़ करता हूँ। दैट्स ऑल। क्वेश्चंस? was exceptional given by you. पहले क्वेश्चंस आप लोग पूछे, फिर रन पूछते हैं। हाँ, अरे आप ही पूछ लो पहले। सर इतना सॉलिड स्पीच थी तो क्वेश्चंस भी उतने ही सॉलिड होने चाहिए। मुझे लगता है कुछ ऐसा भी हो शायद जो सॉल्व हो गए ऑलरेडी। कुछ चीज़ें सॉल्व भी हो गई, मैंने बता दी होंगी शायद। ऑनलाइन जो सर जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग सॉल्व हो गए। अच्छा, तो ठीक है। सर एक इसी ऑनलाइन में एक क्वेश्चन 2-3 को जोड़ के बनाया कि मैरिज ऑफ द गर्ल इज मैंडेट इन दिस केस। 304B के लिए मैरिज तो कंपलसरी है, बिकॉज हस्बैंड एंड रिलेटिव हस्बैंड। Whether the marriage will be लिव इन valid रिलेशन marriage- वालों में 304B अप्लाई नहीं होगा। Got it, sir. Whether the marriage should be valid or invalid. Valid, definitely. Sometimes voidable marriages are there. नहीं, वैलिड मैरिज तो आपकी है जब तक वो किसी कोर्ट से जो है, फैमिली कोर्ट से या कोर्ट ऑफ लॉ से, जब तक वो वॉइड ना डिक्लेयर हो जाए या वॉइडेबल हो, तो वो कोई डिक्री ना हो जाए या डाइवोर्स ना हो जाए, तब तक तो वो वैलिड है, अनटिल इट इज़ डिसॉल्व बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जब तक नहीं हुई है, आप लड़ रहे होंगे मुकदमा कि हाँ हम लड़ रहे हैं अभी, ये हमारी तो वॉइडेबल मैरिज थी या वॉइड मैरिज थी, लेकिन उसका अगर जजमेंट नहीं आया है, टिल देन इट इज़ ए वैलिड मैरिज। जजमेंट कहाँ आया? हमारा कहना है ये कि वॉइड था। ये भी जरूरी नहीं कि हम वॉइड मैरिज लेके चल रहे हैं तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है हम कोर्ट को सेटिस्फाई ना करें, हमारी डिग्री और पिटीशन खारिज हो जाए। सर इसी पे एक कंडीशन क्या थी कि एक लड़के और लड़की दोनों की शादी होती, दोनों की उम्र 22 साल थी, क्योंकि गाँवों में उम्र घटा बढ़ा के लिखा दी जाती थी। लड़के की उम्र पता चलती है कि 8वीं के हिसाब से वो 18 साल लगभग कंप्लीट होगा 2 महीने बाद। डाउरी डेथ का ये केस जो फर्क नहीं पड़ेगा। माय क्वेश्चन इज दैट इट विल बी फॉर जुवेनाइल का उसे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो 18 साल से कम है। जुवेनाइल तो लड़के का देखा जाएगा ना। हाँ, लड़के का देखा जाएगा। लड़के की बता रहे 18 साल, लड़के की, क्योंकि गाँवों में हाँ कम करा दी जाती है। हाँ, अगर ऑन द डेट ऑफ अकरेंस अगर वो है जुवेनाइल है, तो फिर वो जुवेनाइल कोर्ट ही देगी। सेम 304B के ही चार्जेस होंगे, देखा जाएगा जुवेनाइल। बिल्कुल। उसके सिर्फ जो पनिशमेंट्स हैं और वो चीज़ें हैं वो रिफॉर्मेटरी होते हैं, इम्प्रिजनमेंट नहीं होता, जेल नहीं होती, बाकी रहेगा सब वही। अब आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर डाउरी डेथ में आप जुवेनाइल कोर्ट में आप गिल्टी आप होल्ड हो गए और आपको रिफॉर्म सेंटर में जो है भर्ती कर लिया गया 15 साल के लिए, 12 साल, 10 साल के लिए, तो जेल में नहीं, तो वहाँ थोड़ा सा बेटर कंडीशन हो सकती है, मगर है तो आप इम्प्रिजनमेंट भी। सर हाँ जी। अच्छा, आपने शादी में भी कहा है कि लड़की की उम्र शायद 18 साल से कुछ कम थी, है ना? तो शादी वो वैलिड है या इनवैलिड है, वाइड है या वाइडेबल है? सर राइट, नहीं मैंने वॉइडेबल नहीं पूछा कि वॉइडेबल मैरिजेस में भी ऐसा होता है। वो इसमें इस पॉइंट से अलग पूछे थे, अगर वॉइड या वॉइडेबल भी हो, ये और इंक्लूड किया है, इंक्लूड किया। हाँ, उस प्रैक्टिकल पॉइंट। उसमें सर क्या होगा किसमें? अगर वो लड़की 18 साल से कम है? नहीं, तो वो वॉइडेबल हो सकती है मेरे, लेकिन वो मैरिज तो है, नहीं मैरिज तो है, वैलिड मैरिज है, तो 304B का जहाँ तक सवाल है तो वो तो अप्लाई करेंगे, वो तो अप्लाई। और स्पेसिफिकली आप मैं और थोड़ा ऐड ऑन कर लेता हूँ। जनरली अगर हम लोग बात करें कि स्पेशल कम्युनिटी में, तो 18 साल एज मैंडेट सर उसमें नहीं है। हाँ, राइट वही सर, सब तो जगह 16 साल सर उसकी एज है लड़की की। वो सिर्फ एक चेक पॉइंट है, Right. उसके कोई सीवियर कंसिक्वेंसेस नहीं है। Right. कहा यह जाता है कि ये एक तरीके से कह लीजिए सजेस्टिव है कि 18 साल और 20 साल की जो एज जो लड़के और लड़की की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड मैरिज हो गई अगर 16 साल की लड़की से शादी कर ली या कुछ हो गई। अब बिल्कुल ही अगर माइनर हो गई तो बात अलग है, लेकिन अगर 1-2 साल ऊपर नीचे तो वो वाइड तो नहीं होती, उसके अगेंस्ट कोई ऐसा कोई सीवियर एक्शन भी नहीं है और इस तरीके का कुछ नहीं। सर सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में शायद 5 कंडीशंस हैं। जी वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स।
वो 3-4 अलग चले जाएंगे। हम 304 अलग 3-4 अलग चले जाएंगे आपको। सर एक क्वेश्चन ये है कि एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि मेरा हस्बैंड आर्मी में पोस्टिंग था हाँ। और उससे मेरी बात नहीं हो पाती। हाँ, तो ये गलत है। इसमें जो है कोई वो 3-4 के कंटेंट सेटिस्फाई हो नहीं पाएंगे। ये उसका अपना मैंने बताया ना कि कुछ पर्सनल फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन होते हैं। मेरे पास एक केस चल रहा है, उसमें मुस्लिम लेडी है और उसका हस्बैंड जो है दुबई में नौकरी करता है। उसको इसी बात की थी, मेरा पति मेरे पास तो रहता नहीं, वहाँ जो भी करता हूँ मेरे पास तो आता नहीं। उसने इसी बात पे सुसाइड किया। कोई डाउरी की बात नहीं थी, कोई टॉर्चर क्वालिटी नहीं थी, कोई इन लॉज का प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो चूँकि दुबई में करता मेरे पास तो रहता नहीं, उसने सुसाइड कर लिया। बोले शादीशुदा होते जब हस्बैंड पास में नहीं तो क्या शादी का, तो उसने किया उस पर। सर क्या फ्रेंड्स पे भी ये लागू होगा 304 क्योंकि अगर कोई ऑर्फन है उसके माँ बाप तो है नहीं साहब ना, हस्बैंड और रिलेटिव हस्बैंड, अड़ोसी पड़ोसी किराएदार मकान मालिक नहीं, हस्बैंड बोथ आर ऑर्फन हैं, उससे क्या। फ्रेंड्स यूज्ड टू बट कम दे यूज्ड टू बट ही इज नॉट रिलेटेड टू हस्बैंड। हस्बैंड Only रिलेटेड, ओनली रिलेटिव। लोग कर देते हैं कई बार कि जिस मकान में किराए पर रहते हैं उसका मकान मालिक भी दहेज मांगता था, तो उस पर थोड़ी चार्ज बनेगा 304 वो तो क्लियर है ना, हस्बैंड और रिलेटिव। सर एक्चुअली देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें टेक्निकलिटी थी तो कुछ ऐड नहीं, आप बताइए। मेरे क्वेश्चंस तो अलग होंगे मान लीजिए। सर एक और प्रॉब्लम आती है जनरली कि माँ बाप जनरली अलग रहते हैं बहू और बेटे से, फिर भी माँ बाप पर वही सेम क्वेश्चन लगा दिया जाता है, लेकिन ट्रायल में बेनिफिट मिलता है। आप जो डिफेंस एविडेंस देते हैं उसमें आपको प्रूव करना होता है कि हम अलग रहते थे। अच्छा, कुछ लोगों को तो पुलिस चार्जशीट में निकाल देती है। अब शादीशुदा नंद है, शादीशुदा जेठ है, देवर है, अलग रहते हैं, नौकरी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन वो भी मुलजिम है, तो वो तो पुलिस ही हटा देती, नहीं तो कोर्ट भी हटा देती है, हाई कोर्ट हटा देता है। कई बार हाई कोर्ट कभी कभी आ जाता है कि वो टेलीफोनिकली तो टॉर्चर करते थे। अगर इस बात की कोई डायरेक्ट एविडेंस ऑथेंटिक होगी तो उसको माना जा सकता है, लेकिन इस तरीके का एलिगेशन तो हो। कई बार ऐसा होता है एलिगेशन भी नहीं होता, यूं ही बाल्ड एलिगेशन, उस तरीके की कोई अगर सॉलिड एविडेंस हो तो कंसीडर की जा सकती है। लेकिन नॉर्मली ऐसे टेलीफोन से टॉर्चर नहीं होता है, वो कोर्ट बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती है। और आप देखेंगे जनरली फेट क्या होता है कि अगर साथ में रहते हैं तो हस्बैंड और सास ससुर, मैंने बहुत कम सुना कि नंद नंदोई और देवर देवरानी और जेठ और जेठानी और इस टाइप के लोग कन्विक्ट होते हो। कन्विक्शन की जब बात आती है, करंट केस ऑफ खरबंदा, ननद और उनके हस्बैंड को छोड़ दिया, निकाल दिया गया इन्वेस्टिगेशन में, तो वो हो जाता है। सर एक फाइनल क्वेश्चन ये था कि 304 का डिफेंस इनिशिएट कैसे करे कोई लॉयर? कैसे करे मतलब? इनिशिएट मतलब पहला मैंने बताया कि जब आप ट्रायल लड़ना शुरू करते हैं तो आपको ये डिफेंस पहले से मालूम होनी चाहिए कि हमको ये जो डेथ है इसको जस्टिफाई करके और अपने को इनोसेंट प्रूव कैसे करना है। व्हाट आर द चेक पॉइंट्स? ये मैं बता रहा हूँ ना, आप उसमें फैक्ट्स पे जाएं। आप ऐसा नहीं कि हमको कोई स्टोरी फैब्रिकेट करनी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, उसने 5 साल बाद ससुराल में सुसाइड कर लिया। अब हमारे पास इस बात की एविडेंस है कि उसके जो है कोई बच्चे नहीं होते थे और उसके जो है इस बात का रेगुलर 2-3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर्स करीब जवाब दे चुके थे। तो ये एविडेंस बिल्कुल रिलेवेंट है और ऑथेंटिक है और इस बात को कारण माना जाता है कि अगर किसी लेडी की शादी के बाद 5 साल बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, देन शी कैन कमिट सुसाइड। उसमें कोई इस तरीके की चीज़ नहीं। अब जैसा कि मैंने दूसरा बताया कि लेडी थी, उसका जो है बाहर किसी से अफेयर और रिलेशंस हो गए, अब उसके बाद इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में उसने सुसाइड कर लिया, तो हस्बैंड वाज एक्विटेड, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। तो इस तरीके के, अब जैसे एक वो मैंने बताया कि जल के मर गई, एक्सीडेंटली जल के मर गई, तो उसमें हमको पता है डिफेंस की स्टेज पे हमें ही पता है, जैसे कि हम BHT को रिजर्व रखते, हमने प्रोसिक्यूशन को पूरे ट्रायल में डिस्क्लोज नहीं होने दिया कि हमारे पास इसकी BHT भी है, जिसमें ये लिखा है कि उसने स्टेटमेंट दिया कि मैं खाना बनाते समय जल गई और मेरे पति ने ला के भर्ती कराया और इलाज करा रहा है। अब इससे ज़्यादा एविडेंस और क्या होगी रिबटल के लिए? तो जब जो डिसीज है वो खुद लिखा गई कि मैं खाना बनाते समय जल गई, उसको जब हमने प्रॉपरली कोर्ट में सबमिट किया, प्रूव किया, तो उससे इसमें तो मिस्चीवियस था जज, तो उसने हस्बैंड को फिर भी कन्विक्शन कर दिया, उसको पूरे जजमेंट में BHT का जिक्र नहीं है। लेकिन बाकी 2 को छोड़ दिया, शायद अपनी आत्मा जग रही हो कि यार हम सबको सज़ा कर देंगे तो आप खुद को भी तो कभी शीशा देखना है। तो उसने मतलब 2 का तो एक्विटल किया, लेकिन कुछ प्रेजुडिसेस और बायस ये होता है कि नहीं हस्बैंड को तो नाप नहीं है, तो उसे ज़बरदस्ती फिर भी नाप दी। अब लड़की कह रही है मैं एक्सीडेंटली जल गई, फिर भी उसको सज़ा कर दो भाई, तो कर दो, फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें? हम लोग तो केस ही लड़ सकते हैं उसमें, कल हम तो पकड़ नहीं सकते। सर एक सजेशन आपसे चाहूँगा कि जूनियर्स को हम लोग दें, आपके थ्रू मिले कि क्या डिस्चार्ज मूव करना चाहिए 304B में या नहीं? जब बहुत सॉलिड ग्राउंड हो तब सिर्फ, जैसा कि ये एक पॉइंट कल भी उठा था ये कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन जब आप मूव करते हैं तो प्रोसिक्यूशन की सारे लेकुना आप उसमें डिस्क्लोज करते हैं और नॉर्मली डिस्चार्ज कोई करता नहीं।
तो फिर वो आपके जो लेकुना प्रोसिक्यूशन को आपके डिस्क्लोज हो गए, वो उसको फिलअप करके एविडेंस में पूरा कर लेंगे, तो इसलिए आपको नुकसान होता है। सजेशन लेकिन अगर बिल्कुल कोई सॉलिड आपके पास पॉइंट है, ये वाला जो केस मैंने बर्निंग वाला बताया, ये मेरे पास बीच में आया, आधे केस के सत्यानाशी होने के बाद में मेरे पास आया था। तो अगर ये ऐसा वैलिड पॉइंट था, अगर BST लगा के शुरू में ही क्लेम किया जाता कि ये तो भाई एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ तो ये है, एक्सीडेंटल इंजरी है, तो डिस्चार्ज के चांसेस हो सकते थे यहाँ से या हाई कोर्ट से। हिम्मत नहीं होती है। अगर आपको मैं एक बिल्कुल इस पे और एक एग्जांपल बताऊँ, यहाँ पे विजय लक्ष्मी जी एक यहाँ पे आपके सामने पता नहीं रही होंगी नहीं कि ADJ फर्स्ट थी, उनके सामने एक डाउरी डेथ के केस में वो अच्छा अप्रिशिएट भी करती थी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को, उनके सामने डाउरी डेथ के केस में मैं डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा खड़ा हुआ, तो पहले मेरी शक्ल देख के हंसी, बोले वर्मा जी डाउरी डेथ में डिस्चार्ज। हमने कहा बात तो थोड़ी अटपटी है, लेकिन हो सकता है सुन के आपका मन लगे कि ये डिस्चार्ज के लायक केस है। बोले अच्छा आपको है ऐसा कॉन्फिडेंस? मैंने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो बोले अच्छा सुनाइए। अब उसमें फैक्ट्स क्या थे, खामखा में कॉन्फिडेंस नहीं था, उसमें क्या था कि एक अननोन डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे उठा करके जो मतलब कहना चाहिए एलिज्ड फादर ऑफ डिसीज, उसने उसको अपनी बेटी बता करके और डाउरी डेथ की FIR लिखा दी। जो अननोन बॉडी जो ट्रैक पे मिली थी उसको पुलिस ने एज अननोन वहाँ पे लोकेट किया, उसका अननोन में पंचनामा हुआ, अननोन में उसका पोस्टमार्टम हुआ, ठीक है। और उसके बाद में ये जब पोस्टमार्टम भी हो गया तो उसको लिया बता के कि हमारी बेटी है और ला के क्रेमेशन कर दिया, किसी को बताया ना पूछा। अब मैंने उसमें क्या है, उसमें रिकॉर्ड पे था कि जो उसकी जो एक्चुअल जो फोटोग्राफ्स थी लड़की की वो और जो डेड बॉडी की, दोनों को फोटो को फोरेंसिक एक्सपर्ट से बुला के मैंने डिफेंस में कंपेयर, उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट को दिल्ली से बुला करके वेरियस पॉइंट्स को उसने डिस्टिंग्विश किया कि जो ट्रैक पे मिली उसका चेहरा गोल है, जो एक्चुअल लड़की है उसका ओवल शेप है, जो उसकी हाइट है उसकी जो लिखी गई थी वो तो पंचनामे में थी कि 4 फुट 10 इंच है, जो एक्चुअल थी उसकी 5 फुट 4 इंच थी। 6 इंच का डिफरेंस थोड़ी हो जाएगा, हाइट में 6 इंच का डिफरेंस थोड़ी हो जाएगा। उसके अलावा जो डेड बॉडी मिली थी, पंचनामा जो भरा गया था, उसमें ये नहीं पता था कि ये लेडी हिंदू है कि मुस्लिम है, क्योंकि उसके ना बिछुए थे, ना पायल थी, ना सिंदूर था, ना मंगलसूत्र था। अगर सुसाइड भी करने गई होगी तो इसे उतार के थोड़ी रख गई हो, कूद जाएगी ट्रेन के आगे, सुसाइड कर लेगी। तो उसके हिंदू और मुस्लिम होने तक का आइडेंटिफिकेशन नहीं था। फिर उसमें जिरह में ये भी आया था कि फादर ने बताया कि जब पंचनामा हो रहा था तो भी मैं वहीं धरा था, जब पोस्टमार्टम हो रहा तो भी मैं धरा, तो क्यों अननोन में होता रहा? बताते ही मेरी बेटी मर गई। क्यों? जो फादर था वो हेड कांस्टेबल था थाने पे एक, उसको सब हथकंडे पता थे। तो जब सब तरफ से हो गया और कोई क्लेम करने नहीं आया, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स थे, शुक्लागंज ट्रैक पे मिली थी, तो न्यूज़पेपर जो थे उसमें आया था कि एक आसमानी रंग के साड़ी ब्लाउज पहने लड़की जो है वो ट्रेन के आगे कूद गई और मर गई। और इन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसमें लिखाया था हरे रंग का सूट और सलवार पहन करके घर से गई थी। तो जो इन्होंने फ़ोटोज़ खिंचा करके पुलिस से रिकॉर्ड पे सबमिट की, वो हरे रंग का सलवार सूट पहना के की, अखबार कहते हैं आसमानी साड़ी में कूद गई, वो हरे रंग के सलवार सूट में ला करके उन्होंने फ़ोटो दी। ये मैनिपुलेट किया, फैब्रिकेट किया एविडेंस। तो ये चीज़ें सारी उसमें रिकॉर्ड पे थी। तो अब जो पूरा आर्गूमेंट वगैरह सुनने के बाद जो उन्होंने कहा वर्मा जी बात तो खैर आपकी सही है तो केस डिस्चार्ज का, लेकिन खैर हम कर नहीं पाएंगे, चलिए आपकी रिजेक्ट कर दें। तो वो रिजेक्ट किया। फिर खैर पूरा ट्रायल हुआ तो ट्रायल में एक्विटल हुआ, 100% एक्विटल हुआ, इंक्लूडिंग हस्बैंड। उसमें ने पूरी सजा कराने की जान मारी थी मेरे खिलाफ, लेकिन फाइनली वो एक्विटल हुआ। सर एक और क्वेश्चन, 91 CRPC की रिलेवेंसी जब कुछ डॉक्यूमेंट्स हम मांगते हैं, हाँ, तो 304B में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं जनरली? सेक्शन 91 में जैसे कई बार होता है कि ये एलिगेशंस होते हैं। अभी मेरे पास एक केस चल रहा है, उसमें एलिगेशन ये होता है कि एक हस्बैंड को स्कूटी फाइनेंस करा के ससुर ने दी, ठीक है। हस्बैंड का ये कहना है कि मैंने अपने अकाउंट से लोन करा के फाइनेंस करा करके इसको दी, जबकि फैक्ट ये था कि जो उसकी हस्बैंड की मतलब जो डिसीज थी वो भी अर्निंग थी, उसने अपनी तरफ से हस्बैंड को बाइक गिफ्ट की थी, अपने अकाउंट से उसने लोन कराया था, उसके अपने अकाउंट से उसकी इंस्टॉलमेंट जाती। तो वो बैंक का रिकॉर्ड हमने तलब किया कि ये कहता मैंने फाइनेंस करा के दी बाप, और वो अपने हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर था, लव मैरिज थी। सुसाइड हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन लव मैरिज थी। तो वो उसने अपनी तरफ से अपने अकाउंट से लोन करा के अपनी किस्तों से उसने गिफ्ट की थी अपने हस्बैंड, तो वो उसकी बात झूठ हो गई। तो ये बैंक का रिकॉर्ड हमने तलब कराया, वो पूरा रिकॉर्ड आया और उसने बताया कि हाँ इस तरीके से इस अकाउंट में ये बाइक का लोन चलता था और ये किस्त जाती थी। तो उसके ससुर की बात झूठ हो गई कि ये मैंने दहेज में दी।
सर जनरली कभी कभी हस्बैंड और सास ससुर को पकड़ा जाता है, मौके पे पकड़ लिया गया कमरे के अंदर जहाँ पर ऐसी घटना हुई। हाँ, लेकिन एक्चुअली वो लोग तो थे 200 किलोमीटर दूर सर। अब ये सब तो ये अरेस्टिंग जो होती है इस ये पे तो भी क्या पुलिस के 91 मैनिपुलेशंस सर क्या 91 उस पर भी काम आएगी हमारे, वो जैसे कल मोबाइल भी- लोकेशन। हाँ, ये कल भी बात आ रही थी, लेकिन इसमें आज की तारीख में तो चीज़ें सब कंप्यूटराइज्ड हैं और सब टाइम Google- बाउंड है। Google लोकेशन। टाइम एंड मेंशन होते हैं, सब चीज़ें रहती हैं, डिस्क्लोज रहती हैं। आज की तारीख में तो इस पर चेक पॉसिबल है। पहले तो सब थाने पे बैठ के 3 दिन की केस डायरी लिखी जाती थी, ये 4 तारीख की केस डायरी, ये 5 तारीख की, ये 6 तारीख की, 3 दिन की लिख डाली थाने बैठ। अब नहीं होता ये, अब टाइम लिखा होता है, तो अब ये चीज़ पकड़ा जाना पॉसिबल है। सर अगर ऐसा हो तो उसका क्या benefit है। डिस्चार्ज हम डालें? अगर ऐसा में लोकेशन ही नहीं है ये हमारी, कोई बहुत बड़ा Google timeline नहीं थे यहाँ पे। ये कोई बहुत बड़ा आपका डिफेंस और इशू नहीं है, सिर्फ इट इज़ इरेगुलरिटी ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। बाकी की चीज़ें अपनी जगह स्टैंड कर रही हैं। जो एलिगेशंस आप पे डाउरी और क्रुएल्टी और टॉर्चर और सून बिफोर डेथ और वो सब चीज़ें, वो नहीं रिबट हो गई इससे। वो पुलिस की इरेगुलरिटी है, उसमें तो नेचर ऑफ ऑफेंस की बात है ना। आपको तो 304 का रिबटल करना है, और उन्होंने अरेस्टिंग में जो है इरेगुलरिटी की या सारा का सारा प्रोसीजर इलीगल था, तो भाई वो पुलिस का कसूर है, हमारा क्या है। जो लड़की का बाप और माँ या वादी के पक्ष होगा, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट ये है ना कि दहेज के लिए मार डाला। वो गिरफ्तारी करने में उन्होंने कुछ भी मैनिपुलेशंस किया, उसका बेनिफिट पूरी तरीके से एक्यूज को नहीं जाएगा। वो चीज़ें एक्सक्यूज हो जाती हैं, एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। नहीं सर, सून बिफोर डेथ 2 घंटे पहले ऐसा किया इसलिए उसने आत्महत्या करी। ये मैंने बताया कि सून लेकिन सर, बिफोर ये सर चल रहा था यहाँ नहीं, पे। सून बिफोर डेथ का कोई पैरामीटर्स नहीं है। वो जो सून बिफोर डेथ है, वो 2 घंटे या 6 घंटे या 1 दिन का पहले का भी हो सकता है, वो हो 3-4 साल पहले का भी सकता है, अगर कंटिन्यूटी है। अगर कंटिन्यूटी है उस चीज़ में, जैसे कि मैंने बताया कि एकदम शादी हो गया और डिमांड कर दी, फिर खत्म हो गया। एक होता है कि जब से आए थे तब से गज किए थे कि 50,000 बाइक नहीं, 50,000 बाइक नहीं, तो वो कंटिन्यूटी है, तो वो डेफिनेटली इट विल एग्जिस्ट टिल सून बिफोर डेथ, तब तक वो कंटिन्यू कर रही है। डिस्चार्ज शुड नॉट बी मूव्ड इन दिस। सब नहीं, ऐसे में नहीं, वो तो खारिज हो जाएगी, कोई उसका बहुत बेनिफिट नहीं है, और वो तो एक्चुअली हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। अगर इस ग्राउंड पे, अरेस्टिंग के ग्राउंड पे हम 304 भी में डिस्चार्ज लगाएंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, और हंसी के पात्र और होंगे कि अच्छा आप इस पर डिस्चार्ज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और कुछ हैं? आपका ऐसा लेक्चर रहा कि बड़ी मुश्किल से घुसने की कोशिश करी था। जी जी, अरे आप तो सर मत करिए। आपके तो छोटे भाई। हाँ, अरे नहीं, अरे बताइए। ये आपने बताया कि लिविंग रिलेशन पे लागू नहीं हुआ। 304 भी। हाँ, तो जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको एक वाइफ और हस्बैंड की स्टेटस दे रहे हैं, वो फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस है, वो सब जो फाइनेंशियल बेनिफिट था उसमें दे रहे हैं, 304 भी नहीं दे रहे। अगर आप एज वाइफ रखे हो, बच्चे हो रहे हैं, तो उनको मेंटेन करो। ये नहीं कि सिर्फ लेवन कहकर के पीछे छुड़ा के भाग गए, लेकिन डाउरी डेथ के लिए नहीं। डाउरी डेथ पे लागू। डाउरी डेथ के लिए वैलिड मैरिजेज, आप जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो उसका नुकसान लड़की को ना हो। ये नहीं हुआ कि 5 साल रखा छोड़ दिया, जाओ अब तो तुम कुछ नहीं, तो वो आपके सारे राइट्स और लाइबिलिटीज तो खड़ी रहेंगी, लेकिन डाउरी डेथ का नहीं। ठीक है।